डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात हो मगर मुतालबात की मंजूरी का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये जो हमारा सिस्टम या अरेंजमेंट है वो इस वक्त कंपेटेबल नहीं है, मतलब चल नहीं पा रहा। जी। ठीक है ना। एक तो ये सिस्टम जो है, ये अरेंजमेंट ये नहीं चल पा रहा। That's it। जो बदलती दुनिया के तकाजे हैं उसमें जो सूरत हाल डेवलप होनी है अगले 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती है, उसमें ये सिस्टम नहीं है। ना ये ना ये बातें हैं, ना ये मामलात हैं, ना ये पिक्चर है। एक नई दुनिया इमर्ज हो रही है, तो उसके लिहाज से मेरे ख्याल से रियासतें जो हैं, मुल्क हैं, वो अपने पॉलिसीज़ को बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं मुकम्मल तौर पे। पूरी कोशिश है इस वक्त रियासतों की, दुनिया भर में मुल्कों की, कि वो अपने आप की अपनी ग्रिप मजबूत करें मामला पे, मुल्क के अंदर भी और बाकी बाहर की दुनिया। जो अच्छा, ये जो है इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से ही इसको ना जोड़ा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से ही सारा दुनिया में ऐसा हो रहा है, नहीं। उससे पहले आप यूरोप में देखें इलेक्शंस, उससे पहले आप यूक्रेन वॉर किस तरफ चली गई, किस तरफ सोच रही थी मगरबी दुनिया, किस तरफ उसका धारा मुड़ गया, खिंच गई जंग। तो बहुत कुछ जो है वो ट्रंप के आने से, ट्रंप इलेक्शन से पहले भी हो रहा था। लेकिन जो एक रवायती, देखें, मैं वही पे बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आप टीम देखें, एक गैर रवायती टीम है। मतलब बाबूज नहीं है, पुराने पुराने दकियानूसी सोच वाले कि जी ये तब नहीं। एक ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अगर कैरियर डिप्लोमेट्स नहीं हैं तो बिजनेसमैन है, मतलब नई दुनिया के जो तकाजे हैं उनको वो समझते हैं। ना वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, ना उस तरह से पेंटागन की शक्ल होगी, ना उस तरह से जो है वो मामलात आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे? नहीं, मेरे ख्याल, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, जी। देखें, मैं जो पहले बात कर रहा था, एक गैर रवायती सी क़यादत है और बहुत ज़्यादा जो नई दुनिया के नए तकाज़े हैं। यानी आप प्रेसिडेंट ट्रंप की के साथ जो उनकी टीम है उसके एज ग्रुप को ना देखें, उसमें यंग से मतलब नौजवान भी हैं, उसमें जो है वो एक्सपीरियंस लोग भी हैं, दुनिया को समझते भी हैं, मुख्तलिफ ख़यालात भी हैं उनके, नई सोच है। और आप उसके साथ फिर बाकी आप यूरोप को देखें, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या शक्ल अल्टीमेटली होती है यूरोपीय यूनियन की। क्योंकि आप सोचते हैं कि एक मिनट बरतानिया ने ठीक फैसला किया था ब्रेग्जिट का, फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलें, इस वक्त तो यूरोप के अंदर होते तो मजीद, मतलब दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सिलसिला अलग है। हम एक जजीरे में भी होते तो हमारे ऊपर असर होना था इन तब्दीलियों का। अगर हम किसी दूसरे सैयारे पे होते तो भी हमारे ऊपर असर होना था। ये जो आप छोड़ दें कि हम इस अक़वाम आलम के दरमियान रहते हैं, तो उसके साथ ये है नहीं, चल नहीं पा रहा सिस्टम। अब इसको कैसे ठीक करना है, वो तो जो यहाँ तक सूरत हाल पहुँची हुई है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे इंगेज करना है, कैसे बात करनी है दुनिया के साथ। और एक मुल्क का तो नहीं है मामला, चाइना के साथ भी आपने रशिया के साथ, आपने यूरोप के साथ, अरब ममालिक के साथ, बाकी पूरी दुनिया के साथ, अब आपके पड़ोसी मुल्क जितने हैं उनके साथ आपने कैसे इंगेज करना है आगे जाके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुल्क के अंदर मामलात। अच्छा, ये इसमें जो है ना, तो मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि ये दबाव भी बढ़ेगा और एक बेचैनी भी बढ़ेगी, और ये क्योंकि पूरी दुनिया में है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, सिक्योरिटिक सिनेरियो है। आप ये देखें कि 1947 पे आप चले जाएं, और 1947 में जो है वो एक पार्टी जन्म लेती है जो 1947 से लेके आज तक, यानी 2024 दिसंबर तक, वो एक मजबूत जमात की सूरत में पूरा जो मशरिक़ वस्ता है, यूरोप जिसको मिडल ईस्ट कहता है, तो उस मिडल ईस्ट के अंदर आप उस पार्टी को निकाल के पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकते। और वो है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी 1947 में जन्म लेती है। माइकल या मिखाल कह लें, अफलाक, मिखाल अफलाक और सलाउद्दीन बेतर, और उनके साथ जो ज़की अरसुकी, ये लोग, अच्छा, सीरिया में शाम से ताल्लुक़ है, गए वहाँ पे
फ्रांस गए वहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेंच मैंडेट में आ गया, सल्तनत उस्मानिया टूटी हुई है, तो उसके बाद ही फ्रेंच मैंडेट के इलाके हैं फ्रांस, वहाँ गए, पेरिस में मिले, उन्होंने फ्रेंच जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे बड़ा मुतासिर हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वापस जाके हम अपने यहाँ ये तहरीक शुरू करते हैं। अच्छा, एक इसमें से जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो मिशेल अफलाक हैं, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, दूसरे सुन्नी मुसलमान हैं, तीसरे अलवाइट हैं, ये तीनों मिलते हैं आपस में, इनकी जो है ये एक पार्टी बनाते हैं जो कि बाथ पार्टी बनती है। और बाथ पार्टी बनती है ये लेफ़्ट की, यानी उस वक्त का जो लेफ़्ट है ये उसकी जमात है, यानी एक तरक्की पसंद जमात है। और इनके सामने जो है दूसरी जो ताकत है वो है अखवानुल मुस्लिमून। तो एक तरह से दो आइडियोलॉजीज़ सामने आती हैं। ये दो आइडियोलॉजीज़ हैं उस दौर की, ठीक है, जिनमें एक अखवान है और मद्दे मुकाबल सामने जो है वो एक तरक्की पसंद बाथ पार्टी बनती है। और वो जो तरक्की पसंद बाथ पार्टी है वो आगे अच्छा वो जन्म लेती है शाम से, और 1947 से पहले जो है वो यानी ये तो 1947 में बनाए, तो उससे पहले ये फाल थे लोग सारे। वो बाथ पार्टी आके 2024 में, पहले तो 2003 में वो ख़त्म होती है इराक के अंदर, और फिर 2024 में वो आके दम तोड़ती है शाम के अंदर। देखें पूरा ग्लोबल नक्शा है ना, ये जो बशारुल असद हैं ये उस बाथ पार्टी के सरबराह थे। वो बाथ पार्टी जो कि उससे पहले, और ये वन पार्टी सिस्टम था, तो इससे पहले इनके वालिद हाफिजुल असद थे। हाफिजुल असद जो है वो जो फौजी बगावत हुई थी 1963 की, उसमें वो आए थे, और उसमें आने के बाद ये जो एक पुरानी बाथ पार्टी थी जिसमें ये बानियान थे, ये आ गए थे। फिर ये एक न्यू बाथ पार्टी ने जन्म लिया था जो कि मज़ीद लेफ़्ट की तरफ चली गई थी और मज़ीद सोवियत ब्लॉक में चली गई थी। तो ये वो बाथ पार्टी, अब देखिए ना पूरा पॉलिटिकल ढांचा ख़त्म हो गया। अच्छा, वो ढांचा जो है वो इस तरह से ख़त्म हुआ कि पहले तो चलें 2011 में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनने शुरू हो गए सीरिया में। देखिए ना, जैसे इराक में ख़त्म हो गई बाथ पार्टी, जो बाथ पार्टी बनी थी 47 में, तो सबसे पहले उसकी जो शाख थी वो शाम में बनी थी, तो पहली शाख उनकी इराक में बनी थी। और फिर ये था, और ये बड़े मुतासिर थे सारे लोग जब ये 1952 में जब वहाँ पे कन्नौज हुआ और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे लोग आ गए, तो इजिप्ट के साथ फिर उन्होंने कहा कि इजिप्ट के साथ मिलते हैं। और ये चूँकि ये पैन अरबिज़म की बात करते थे, यानी पैन अरबिज़म, नेशनलिस्ट, और ये कहते थे कि अरब एक हैं सारे, और वहाँ मद्दे मुकाबिल अखवान मुस्लिमून थी। तो ये नज़रियाती जमातें थी। अब ये है कि वहाँ पर जो है वो बाथ पार्टी ख़त्म हो रही है, यानी आखिरी बाथ पार्टी जो है आप समझें कि वो एक तो है ना, नामों से कहेंगे जो बशारुल असद हैं ये वो नहीं, कि पूरा जो एक ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। और उसमें जो है वो नई ग्रुप्स आ गए, टूट गया, खाना जंगी हो गई, कहीं ये हरकत तहरीर शाम आ गई जो कि दमिश्क में है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ढांचा पूरी दुनिया का टूट फूट रहा है सारा। गैर रवायती इश्यूज हैं कि आपने किस तरह से आगे मूव करना है, कैसे जाना है, क्या बात करनी है। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अब देखिए ना, जैसे सीरिया को लेने, अच्छा शाम जो है वहाँ पे अब जो अहमद शारा हैं, उन्होंने आज ये ऐलान किया कि जो वजारत दिफा है उनकी, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है सारे ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ जो मुसल्लह ग्रुप हैं या सियासी विंग्स हैं, और सारे के सारे हथियार डाल रहे हैं, सब आमादा हो गए हैं कि हमने हथियार डालने हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ डेमास्कस से, और ये जो ऐलान है इसको, ये मैं रॉयटर्स को यहाँ 5th स्लाइड कोट करें कि एक्स रेबल फैक्शंस एग्री टू मर्ज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि एक ऐलान है, और ये सऊदी मीडिया की तरफ से भी अल अरबिया ने अनाउंस किया कि सीरियाज पहली स्लाइड जो है, आर्म्ड अपोजिशन फैक्शन एग्री टू मर्ज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। और अबू कसरा जो वहाँ पे नए उनके इन्होंने नामजद किए हैं वहाँ पे, ये अबुल हसन 600 कोड
यानी गुरिल्ला जो वॉरफेयर थी, तो उसको ये हेड करते थे। तो वो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के अनाउंस कर दिए उन्होंने, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जी ये जो है ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं और साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अब साथ शामिल हो रहे हैं यानी जो दमिश्क में हुकूमत मौजूद है। अच्छा, इसी दौरान जो वली जुमलात हैं, यानी अगर इस पूरे ख़ित्ते में सबसे पुराने, पूरे आप समझे कि पुराने और एक बहुत जिनकी इज़्ज़त है और बहुत एहतराम लोग करते हैं, वो हैं वली जुमलात। तो वली जुमलात जो हैं उन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगन से मुलाकात की वहाँ पे, ये अहमद सिरार से मिले थे। और जाहिर है कि जो यहाँ पे होता रहा है, तो बशारुल असद या हाफिजुल असद के दौर में भी ये वली जुमलात जो है ना, ये यानी मैंने पहले भी बात की थी कि इनकी हिजबुल्लाह भी इज़्ज़त करता है, बहुत एहतराम है, ये हरकतुल अमल उससे पहले बाकी सारे लोग ये सीरिया की बहुत ज़्यादा मुदाखलत को पसंद नहीं करते थे। लेबनान हमेशा से इनका एक ख़ास तौर पे हाफिजुल असद के साथ तो फिर भी रहा, लेकिन बशारुल असद के तो बिल्कुल ये ख़िलाफ़ थे। और इसी तरह से आप देखें कि जो सऊदी अरेबिया या बाकी, यानी आप देखें ना, रफ़ीक अल हरेरी का जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो उसके बाद जो है वो सीरिया को वहाँ से निकलना पड़ा। तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक ताल्लुक़ जो है वो रहा। और ये मैं आपसे अरब स्प्रिंग के खाना जंगी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो लेबनान की में उनका एक असर वहाँ पे मौजूद था। अब जनाब क्या हुआ कि अब वो बात पार्टी तो गई, अब बहुत सारे ग्रुप्स आ गए। अब उसमें एक जो है वो मतलब कुर्दों के 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, कुर्द जो है ना, देखें ये सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है ना, तो कुर्द यहाँ पे जो है वो कहते थे कि जी, और कुर्दों का ये कहना था कि जी हमसे वादा हुआ था, क्योंकि हम भी सल्तनत उस्मानिया के अंदर उसी तरह से थे जैसे दूसरे मुल्क थे, तो हमसे ही वादा ये हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कि ये जो है ये आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान दिया जाएगा। कुछ अरसे के लिए हमें मिला भी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1923 की जो ट्रीटी थी उसमें हमें 4 हिस्से हमारे कर दिए गए, और 4 हिस्से इस तरह से किए कि एक तुर्की के पास चला गया इलाका, एक शाम के पास चला गया, एक जो है वो इराक़ के पास आ गया। 4 हिस्से हो गए, 4 टोटे हो गए उसके, और एक जो है वो चला गया ईरान के पास। तो हमें तो एक आज़ाद कुर्दिस्तान की मूवमेंट चलती रहती है वहाँ पे, और कुर्दिस्तान और वो 4 हिस्से वो कहते हैं कि हमसे तो वादा हुआ था। ये जो मेरा ख्याल से पहली और दूसरी जंग अजीम के ही तसलसल में आप देखें ना, तो बहुत सारे आपको तस्वीर नज़र आएंगे कि वो तस्वीर जो हैं वो अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं, और वो तस्वीर जो हैं वो अब उनमें जनाब कुर्दों के साथ। अच्छा, अब ये जब ऐलान हुआ कि भाई सारे लोग असला जमा करवा रहे हैं, तो मेरे ज़हन में मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा जी ज़रा देखता हूँ उसको कि क्या ख़बर आती है वहाँ से कुर्द, क्योंकि इराक़ में अच्छा एक ये ज़हन में रखें कि इराक़ में एक जो नीम खुद मुख्तार सा कुर्दिस्तान मौजूद है इरबिल वगैरह के लिए, मसरूर जहाँ पे हैं बदरानी, तो वो उन्होंने चंद रोज़ पहले जो नए अमेरिका के अंदर आ रहे हैं वॉल्स, उनके साथ उन्होंने जो NSA हैं नई, उन्होंने बात भी की और चंद रोज़ पहले। अच्छा, तो बात यह है कि अब ये जो मसरूर बरज़ानी है, इनकी बात हुई, और उसमें जो बात हुई तो वहाँ पर उसके बाद ये हुआ कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त हो गया कि जी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो अमेरिका तो उनको सपोर्ट करता है कि जो कि इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान की बात कर रहे हैं, या जो जिनके ऊपर टर्की को एतराज़ है। अच्छा, ये जो ख़बर आई तो इसको UAE की मीडिया ने भी फ्लैश किया कि भाई ये जो जैसे 12th फ्लाइट नेशनल आर्म ग्रुप्स एग्री टू डिज़ोल्व एंड जॉइन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, लेकिन साथ वो इशू था कि ये जो शफक न्यूज़ है ना, अगर वहाँ से देखें जो कुर्द, उन्होंने कहा PM बरज़ानी एंड कांग्रेसमैन वॉल डिस्कस 14th फ्लाइट स्ट्रेंथनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो वो जो NSA हैं वो बात कर रहे हैं उनके साथ, जो कि एक कुर्द जो यानी कुर्द हैं, लेकिन मतलब मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार इलाका भी नहीं है, लेकिन वो इराक़ के अंदर मौजूद है, जो इरबिल वगैरह का इलाका है। अब ये 3-4 घंटे तक ये मामला चला, और 3-4 घंटे के बाद जाहिर है कि इसमें फिर ये हुआ कि ईरान की तरफ से ये बात हुई कि जी हम भी
दमस्कस के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं, सफारत खाना खोलने पे हमारी भी बातचीत चल रही है। और लेकिन थोड़ी देर पहले मतलब कतर भी इसमें पूरा इन्वॉल्व, ये सारे अरब ममालिक भी और साथ उसके अमेरिका के भी वो आके मिल गए। साथ ये कि वली जुमलात चूँकि बहुत तकरीबन दुरूज़ जो हैं वो तकरीबन 10 लाख हैं दुरूज़, और उसमें से कोई 2-2.5 लाख के करीब जो हैं, सॉरी उसमें से कोई आप समझें कि मेरे ख्याल से कोई हाँ इतने ही 2-2.5 लाख के करीब जो हैं ये इन पहाड़ों पे हैं, गोलान वगैरह के पहाड़ों पे। तो ये जो वली जुमलात हैं उनकी मुलाकात आज हुई तैयब उर्दगन से भी हुई, उनकी मुलाकात जो है वो हुई अहमद शरार से भी हुई, और वो बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के, मैंने आपसे कहा ना कि गहरी नज़र उनकी, पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं इस पूरे रीजन के।